हेलो। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित आज हमारा विषय है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या प्रोसेस रहा, क्या चीज़ें हैं, किन 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 लोगों ने क्या मत दिए या क्या अपनी अवधारणाएं दी। जैसे राजपूत हम मान चलते हैं पहले राजपूतों का टाइम। राजपूतों के टाइम को कहते हैं कि जब राजपूत आए, राजपूतों का समय जो था उसे राजपूत का एक काल दे दिया, लंबे टाइम तक राज किया। 447 से 1119 तक रहे। तो 4600 में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का विनाश खत्म होता है और वहाँ से राजपूतों की हम उत्पत्ति को मानते हैं। और 1192 का पृथ्वीराज चौहान का हारना, तराइन के प्रथम मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें तराइन का सेकेंड युद्ध में तराइन फर्स्ट वार हुआ था 1191 को। ये भी मोहम्मद गोरी के साथ ही हुआ था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और सेकेंड वाले में हारने के बाद वहाँ से राजपूतों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में स्मिथ ने जो टाइम काल बताया था वो स्मिथ ने बताया। स्मिथ एक हिस्टोरियन है जिसने 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बारे में बताया। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत है, जिसमें से पहला हम देखते हैं कि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने जो मत दिया था। उन्होंने कहा कि आर्य जो राजपूत है वो आर्यों की संतानें हैं। अब उन्होंने किस आधार पे कहा, भाई कोई तो एक आधार रखा होगा। उसका आधार था कि जैसे राजपूत शस्त्र, अस्त्र, अश्व, यज्ञ करना, पशु बलि देना, इन सब में विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं आर्य भी उन्हीं चीज़ों में विश्वास करते थे। उन्होंने एक कल्चर के अकॉर्डिंग, रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, कस्टम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि राजपूत आर्यों की संतान है। और उन्होंने कहा कि राजपूत जो वर्ड है ये पहली बार यूज नहीं हुआ है। राजपूत वर्ड उससे पहले भी अपने इतिहास में बहुत जगह देखा गया। जैसे अर्थशास्त्र में चाणक्य के द्वारा, कालिदास के नाट्यटू में बाण भट्ट ने हरिश्चंद्र और कादम्बरी में, वहाँ क्षत्रिय का यूज हुआ। क्षत्रिय उनको बोला जो राजा के पुत्र थे, राजपुत्र। कहीं ना कहीं हम उससे मेल खाते हैं, पर आज के परिप्रेक्ष्य में इस अवधारणा को हम नकारते क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नजर, पुख्ता सबूत नहीं है एक तरह से। फिर आया सेकंड हो गया, हम सेकंड लेते हैं चंद्रवरदाई, जिसने एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो। और चंद्रवरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, जो अजमेर के शासक थे। उन्होंने अग्निकुंड से इनकी राजपूतों की उत्पत्ति की अवधारणाएं प्रस्तुत की। उन्होंने ये कहा कि विशिष्ट मुनि यज्ञ कर रहे थे, तो विशिष्ट मुनि ने अपने यज्ञ को बचाने के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए, जो उनके यज्ञ को दूषित कर देते थे, उनसे बचाने के लिए विशिष्ट मुनि ने यज्ञ किया आबू पर्वत में। उसमें से उसने 4 शासकों को निकाला, परमार को, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। उसमें से ये था कि पहले ये 3 आए, परमार, प्रतिहार, चालुक्य। तो ये कम शक्तिशाली, इनमें से हाईएस्ट पावर, सबसे शक्तिशाली कौन था? पर चौहान वंश। तो हम इस अवधारणा को भी आज के समय इतिहासकार, हिस्टोरियन नकारते हैं। कहीं ना कहीं इनके भी प्रमाण धुंधले से हैं। फिर आए डॉक्टर भंडाकर ने कहा कि राजपूत ब्राह्मणों की संतानें थी। अब ब्राह्मणों से कैसे, अब उन्होंने इसका तर्क दिया कि जैसे गोहिल राजपूत ने खुद को नागर ब्राह्मण से जोड़ के बताया। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी वत्स गोत्री ब्राह्मण, वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र, उनके जो भी वत्स थे, उन्होंने अपने आप को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के बताया। राजशेखर का ब्राह्मण का विवाह अवंती की सुंदर, राजशेखर एक ब्राह्मण था, ये भी उसी में बताया गया। उसका विवाह अवंती की सुंदरी से हुआ था। अवंती की सुंदरी मतलब राजपूतों में, तो कहीं ना कहीं पीछे से हम एक
जोड़ के देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये एहसास होता है कि ये राजपूत ब्राह्मणों से लिंक थे। फिर आ रहा है मेवाड़ के गुहिल। मेवाड़ के गुहिल खुद को गुहेदत्त नाडर ब्राह्मण के वंशों को बताते हैं, जिसमें गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि मेवाड़ के जो गुहिल थे वो गुहिदत्त नाडर ब्राह्मण के साथ खुद को जोड़ते थे। फिर जयदेव का गीत गोविंद, जयदेव राइटर था, उन्होंने बुटले की गीत गोविंद, उसमें भी बताया गया है ऐसे ही। पर इसमें एक दिक्कत हुई, दशरथ शर्मा ने राजपूतों को ब्राह्मण गोत्र से बिल्कुल स्पष्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि राजपूत अपने पुरोहित रखते थे, पुरोहित मतलब पंडित, राज पंडित बोल देते हैं हम, जो एक स्पेशल फैमिली का पंडित हो गया, वो पंडित रखते थे, तो वो अपने पुरोहित या पंडित का गोत्र अपने साथ कनेक्ट कर लेते थे। जैसे साउथ में ट्रेंड है, जैसे अपने APJ अब्दुल कलाम को देखो, APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनाल आब्दीन अब्दुल कलाम, तो उनके पापा का नाम, दादा का नाम, उनके परदादा का नाम, उनका कनेक्ट होके अब्दुल कलाम का नाम बना। वैसे ही ये ट्रेडिशन हो सकता। और स्मिथ हिस्टोरियन था, उसने हूणों का बताया, हूणवंशीय बताया। अब इनका भी एक रीजन था, उन्होंने भी कस्टमरी के आधार पर बताया, कस्टमरी के बेस पे, कस्टमर प्रथा रीति रिवाज, क्योंकि जो हूण करते थे वही पशु बलि, शस्त्र पूजा, अश्व पूजा, यज्ञ करना, महायज्ञ करना, अश्व में यज्ञ करना, ये सब हूणों के वंश थे। हूणों में भी यही रीति रिवाज थे, तो उनके अनुसार राजपूत हूणवंशीय थे, जो फॉरेनर थे, एक तरह से विदेशी थे। ये अपनी 3 अवधारणाएं। चौथी अवधारणा आ गई जेम्स टोड। जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं राजस्थान में। जेम्स टोड ने पहली बार राजस्थान का नाम भी यूज़ किया था अपनी बुक में, एन हिस्टोनियन नाम से बुक है उनकी। उन्होंने इन कहा कि राजपूत विदेशी संतान थे। ऐसे विदेशी संतान, स्मिथ ने भी विदेशी संतान कहा है। आर्यों को भी विदेशी मानते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्य भी दूसरी साइड से आए हुए थे। तो जेम्स टोड ने कहा कि सट और सीथियन 2 जातियां थी, उन जातियों से, उन्हीं जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। अब वो उन्होंने कैसे, उन्होंने ये डेटो तो अब माना है, उनके अनुसार उनके अनुसार क्या हुआ कि सट और सीथियन 2 जातियां थी, उनको यज्ञ के द्वारा पवित्र करके उनको क्या बनाया गया, राजपूत। उनका रीजन भी रीति रिवाज, शस्त्र पूजा, अश्व पूजा। हम कुछ देखते हैं जैसे विदेशियों में सट, हूण और यूचे, ये सब विदेशियों को, इनको भी यज्ञ के द्वारा शुद्ध किया गया और उनको राजपूत बनाया गया। अब यहाँ तक से फिर आ गया छठा। अब राजपूत, भाई ये तो अन्य के एक खुद का भी मत होता है, किसी भी चीज़ का अपना भी मत होता है। तो राजपूतों का अपना मत था कि राजपूत सूर्य और चंद्रमा से उत्पन्न हुए, मतलब उनका खुद का वंश है, सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति। ये तो राजपूतों की कहानी हुई, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सारे मत हैं। फिर आ गए राजपूतों के शासक। हम पहले शासक से गुहिल वंश से चलते। गुहिल एक राजपूत शासक, गुहिल का संस्थापक था ओझा के अनुसार राजा गुहिल, जिसने 566 ईस्वी में इसकी स्थापना की। तो गुहिल राजा को अबुल फजल ने नौसंठा ईरानी से संबंधित बनाया। नौसंठा ईरान का शासक था। कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था नौसंठ। तो उनसे रिलेटेड ईरानी शासक था नौसेंठा, उससे संबंधित कर्नल टोड ने गुहिल को वल्लभी शासक से संबंधित बताया। नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण बताया। अब हम यहीं पे आके देखते हैं कि गोपीनाथ शर्मा यहाँ ब्राह्मण, इन्होंने ही तो नाडर दत्त ब्राह्मण के वंशज बताए। तो गुहिल वंश का ये छोटा सा है गुहिल राजा। उसके बाद आया इसका प्रतापी शासक, सेकंड नंबर हम मानते हैं बप्पा रावल को। बप्पा रावल का काल है 734 से 53 के आसपास रहा। तब उन्होंने क्या किया कि एक तो उनका जो, उनके बारे में जो मिलता है उनकी चीज़ें कुछ बताते हैं। जैसे राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति में
एक युद्ध होता है 1734 में बप्पा और मनमोरी के बीच। मनमोरी था चित्तौड़गढ़ का और बप्पा थे मेवाड़ के। तो उनमें बप्पा रावल जीत जाते हैं और मनमोरी, यहाँ हम इनकी चित्तौड़गढ़ में भी चौहानों की एक प्रभुत्व को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उन्होंने नारदा में कैलाशपुरी, नारदा के कैलाशपुरी एकलिंग मंदिर बनाया, जो लटुलिस्ट शिव का एक बड़ा उपासक हुआ था। उपासक एक बहुत बड़ा भगत हुआ था। वो हमेशा शिव को मानता था, न कि पार्वती को। शिव और पार्वती के दोनों रूप को नहीं, वो ओनली शिव को ज़्यादा मानता था, उसको पार्वती में तो कम विश्वास रहता। और यही एकलिंग जी का मंदिर ही गोहिल वंश का कुल देवता था। अब मेवाड़, हमने मेवाड़ की बात की, तो मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान की आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो उसका ये मैप है, देखना। ये मेवाड़ में स्टेट थे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इन क्षेत्रों में मेवाड़ का स्थान आता है। कहीं ना कहीं मेवाड़ बहुत बड़ा साम्राज्य था अपने टाइम का। चलो नेक्स्ट वीडियो में।